हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पीवाईक्यूज ट्रेंड एनालिसिस के आज के सेशन में हम एनवायरनमेंट ज्योग्राफी 2021 के पीवाईक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। और सिंपली हम पीवाईक्यूज डिस्कस करने के बाद में 2016 और 2021 का जो ट्रेंड एनालिसिस है सिलेबस का, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे: रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन, और कौन से टॉपिक से नए क्वेश्चन बने हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक है जहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इससे प्रीवियस सेशन में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी के पीवाईक्यूज ट्रेंड एनालिसिस को भी डिस्कस किया है। तो यदि आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर उनको गो थ्रू कीजिए। जो आने वाला एग्ज़ाम है 18 मई को, उसके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपका जो पढ़ने का नज़रिया है उसमें थोड़ा चेंजेस आएगा कि कौन से टॉपिक को इम्पोर्टेंस देनी है और कौन से टॉपिक को थोड़ी एज़ कम्पेयर टू अदर थोड़ी कम इम्पोर्टेंस देनी है। वैसे तो सिलेबस का बेसिक फीचर है वो हमारे क्लियर होना चाहिए, लेकिन एक होता है जो डीपनेस ऑफ टॉपिक है उसको फोकस करने वाली बात है। तो वहाँ पे ये है कि कौन से टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। तो चलिए आज का जो 2021 का जो एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है उसके पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीवाईक्यूज है वो आपके 20 है। तो 1 बाय 1 हम पहले डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज को, उसके बाद में सिलेबस के ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे, और उसके बाद में हम जो रेफरेंस बुक्स है और जो कंटेंट है, मतलब कौन सी बुक से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, कहाँ से एनसीईआरटी है या सविंदर सिंह है, तो इनका रेशियो क्या रहता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और हमारा जो टाइमिंग है वो ज़्यादा नहीं रखेंगे, 20-25 मिनट मैक्सिमम रखेंगे। तो टू द पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अपना वैल्यूबल फीडबैक है वो भी ज़रूर दीजिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड एट ट्रॉपिक लेवल 4 इन ए फूड चेन। यानी एक फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल 4 होता है वहाँ पे कौन सा कंज्यूमर का जो कैटेगरी है वो स्टैंड करता है। यानी खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर 4 पर निम्नलिखित में से कौन आता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थक उपभोक्ता। अब एक्चुअली में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पिरामिड है, और इसमें सबसे जो बेस्ट लेवल होता है वहाँ पे आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, जैसे प्लांट हो गए आपके, तो वो अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से। तो इनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं जनरली। अब ऑटोट्रॉप्स के जस्ट ऊपर जो लेवल आता है वो आपका आता है हर्बीवर्स का, ठीक है। तो वहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स का मतलब क्या है? जो ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स द्वारा बनाए गए भोजन पर जो डिपेंड रहते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। यानी जो उपभोक्ता ऑटोट्रॉप्स द्वारा बनाए गए भोजन पर डिपेंड रहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये आपका ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट हो गया, ये आपका ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड पे आपका जो प्राइमरी लेवल जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो आपके थर्ड पे आते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ नंबर होता है वहाँ पे आपके टर्सरी कंज्यूमर आते हैं, ठीक है। और जो फिफ्थ नंबर होता है वो आप वहाँ पे आपके क्वार्टरनरी कंज्यूमर आते हैं। तो यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल 4 का पूछा है। तो बेसिकली ट्रॉपिक लेवल 4 पर आपके टर्सरी कंज्यूमर आएंगे। यानी जैसे ऑटोट्रॉप पर आपके ग्रीन प्लांट्स और ये आगे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, और ऑटोट्रॉप्स पर जो डिपेंड रहते हैं वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर रहते हैं जो आपके ट्रॉपिक लेवल सेकंड पे आते हैं, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल थर्ड पर आते हैं, और जो टर्सरी कंज्यूमर है वो ट्रॉपिक लेवल 4 पर आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग जैसे नाम से बोलते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद में ऑटोट्रॉप्स के बाद में जो सेकंड लेवल आता है जिसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं वो आपका ये हर्बी वर्स आता है, ठीक है। उसके बाद में जो सेकेंडरी कंज्यूमर आता है उसको बोलते हैं कॉर्निवर्स, ठीक है। और टर्सरी कंज्यूमर होते हैं उसको बोलते हैं ओमनिवर्स, ठीक है। और वापस जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर होता है उसको डीकम्पोजर बोल देते हैं। लेकिन डीकम्पोजर का काम क्या है? जो लेवल फर्स्ट से लेवल 4 तक जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है वो डेड हो गया या कोई जीव है वो डेड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में उसका डीकम्पोज हो जाता है और वापस उसके जो न्यूट्रेंट्स वगैरह है वो वापस अपनी प्राथमिक अवस्था में आ जाते हैं। तो 31 का करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर है कि नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया प्रमोट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। यानी जो एक नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया होता है ये आपका जो नाइट्रोजन साइकिल होता है उसकी बात कर रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि जो नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया किसको प्रमोट करता है ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपका अमोनिया इनटू नाइट्रेट।
यानी अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आपका थर्ड हो जाएगा। और इसको हम जो एक नाम और है उससे जो नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको वो इंगित करते हैं कि जो नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया है वो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, तो इसी को हम नाइट्रिफिकेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो 32 में आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनको अदर नाम से किस नाम से जानते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को। तो मानसून फॉरेस्ट, कॉनी फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनकी बेसिकली लोकेशन विषुवत के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में होती है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो रेन फॉरेस्ट जो एवरग्रीन रहते हैं, एवरग्रीन का मतलब है कि सदाबहार, यानी 12 महीने तक इनकी जो ग्रोथ है वो लग्जूरियस रहती है, तो इस वजह से इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो 33 में आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है द मानसून फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप यदि कंफर्म नहीं है तो लॉजिकली दे सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और थर्ड ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये एक दूसरे के सिमिलर है। यानी यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पढ़ा था हमने और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी पढ़ा था, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब कॉनिफोरस फॉरेस्ट होते हैं शंकुधारी वन, जो टेगा और टुंड्रा जो रीजन है वहाँ पे पाया जाता है। तो पीछे बचता कौन है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब मानसूनी वन जो मानसूनी वन का कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये एक सीज़न में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जिस समय वर्षा होती है उसी समय इनकी ग्रोथ होती है, इनकी मानसून फॉरेस्ट की, और जैसे जैसे समर सीजन आती है तो ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो इनकी वजह से इनको पर्णपाती वन भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो 34 का फर्स्ट हो जाएगा। अब जैसे इसमें 33 का जो एग्जांपल है कौन कौन से पौधे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, और उसी प्रकार से सिनकोना है, सैंडलवुड है, ये इसमें 33 यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आएंगे। और मानसून वन की बात करें तो आपका साल हो गया, टीक हो गया, बैम्बो है, मैंगो है, ठीक है, महुआ है, ठीक है, इस टाइप के जो शीशम टाइप के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वनस्पति होती है, वो आपकी मानसून वनों में आती है। अब नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। अब बेसिकली जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक आपका प्राइमरी होते हैं, दूसरे आपके सेकेंडरी होते हैं। अब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट आपके बाई नेचर आपके नेचुरल होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसी प्रकार से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, सल्फर ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड हो गए। तो इसमें जो आपकी मरकरी है ना 35 में, ठीक है, 35 में जो मरकरी है वो आपका सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 35 में जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है, यानी ट्राईऑक्साइड आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, मर्क्यूरी और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ये आपके प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हो जाएंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड है, सॉरी ट्राईऑक्साइड है, वो आपका सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ वन हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट की बात करें, ठीक है, तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में आपके एक तो एसिड रेन हो जाएगा। एसिड रेन में बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है, उसी प्रकार से ओजोन हो जाएगा और फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट हो जाएंगे, ठीक है, और जो PM10 और PM2.5 होते हैं तो वो सारे आपके सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में आएंगे। ठीक है, कौन कौन से, जैसे एक तो आपका एसिडिक रेन हो जाएगा, दूसरा आपका ओजोन हो जाएगा, और उसी प्रकार से जो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स हो जाएंगे, और आपका जो पर्टिकुलेट जो मैटर होते हैं PM10 और 2.5, ठीक है, तो ये आपके सेकेंडरी में आएंगे। अब नेक्स्ट है 36 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न इज वाज एडोप्टेड इन द ईयर, यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल है किससे संबंध में, वैश्विक तापन वृद्धि के संबंध में, इसको कब अंगीकार किया गया। तो इसको अंगीकार आपके 1997 में किया गया, यानी 1997 में। अब क्योटो प्रोटोकॉल हम सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसको एडॉप्ट किया गया है, और इसका मेन कारण आपका जो ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है उसको रिड्यूस कराना है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करना है। अब हमें ये पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है, और इसको 1997 में एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया है। तो इंडिया की बात करें तो ये इंडिया 2002 में इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को इंडिया ने 2002 में ज्वाइन किया है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब 2002 में इंडिया ज्वाइन करने के बाद में और 1997 में इसको
एडॉप्ट करने के बाद में ये लागू कब होता है, ठीक है। एक होता है अंगीकार करना, यानी एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और ये बोला जाता है कि ग्लोबल स्केल पर हम ग्रीन हाउस गैस को जो एमिशन है उसको रिड्यूस करेंगे। लेकिन अब इसको लीगली लागू कब करेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, ये बात भी आती है। तो ये आपका 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है कि इसको लागू कब किया गया, तो 2005 में। और अंगीकृत कब किया गया, 1997 में। और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, 2002 में। तो ये 3-4 चीज़ें हैं क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित। नेक्स्ट है आपका इंडिया ज्वाइन द UNFCCC इन द ईयर, यानी जो UNFCCC ट्रिपल सी है उसको इंडिया ने कब ज्वाइन किया है। अब इसकी पहले तो फुल फॉर्म ये है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। UNFCCC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब ये किसका आउटकम है, ये बेसिकली आपके जो रियो कन्वेंशन हुई थी 1992 में, उसका आउटकम है। और रियो कन्वेंशन में 3 जो कन्वेंशन है उनको उनका रिजल्ट है, ठीक है। 3 एक समझौते हुए थे। एक आपका CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एक आपका UNFCCC है, और एक आपका UNCCD यानी जो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाला है, मरुस्थलीकरण को रोकथाम करने का जो मसौदा है वो आया था। तो उसमें से एक है आपका UNFCCC। अब क्वेश्चन पूछा है कि भारत UNFCCC के साथ में कब जुड़ा है। तो अब जैसे हमने क्योटो प्रोटोकॉल का यहाँ पे पढ़ा था कि 1997 में अंगीकृत किया गया है, तो हो सकता है अगले एग्जाम में पूछ ले कि क्योटो प्रोटोकॉल पर इंडिया ने साइन कब किया, तो ये आपके 2002 में किया था। उसी प्रकार से यदि UNFCCC की बात करें तो इंडिया ने 1992 में ही इसको एडॉप्ट कर लिया था, इस पर साइन कर दिए थे। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है। 1992 में UNFCCC को इंडिया ने साइन कर लिया या ज्वाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिगार्डिंग कंसर्न फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन वाज एन आउटकम ऑफ एन इंटरनेशनल कन्वेंशन हेल्ड इन। अब देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर डिप्लेशन से संबंधित है। सबसे पहले तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ओजोन डिप्लेशन से। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, ओजोन जो लेयर डिप्लेशन है उससे संबंध में कौन सा कन्वेंशन है या कौन सा प्रोटोकॉल है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन का आउटकम है, और वो कौन सी कन्वेंशन है, ये आपकी 1985 में, यानी 1985 में वियना में एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज की थी। पूरे जो वर्ल्ड लेवल के वैज्ञानिक थे उन्होंने, और उनमें उस 1985 की जो कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन, उसमें इन वैज्ञानिकों ने बोला था, जो वर्ल्ड लेवल के जो लीडर्स वगैरह थे उन्होंने बोला था कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है और इसको रोकने के लिए हमें एक वर्ल्ड स्केल पर एक मसौदा तैयार करना है और उसको लागू करना है, यानी अंगीकृत करना है। तो 2 साल बाद में, यानी 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल एक कनाडा का शहर है, कनाडा की सिटी है, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, और वहाँ पर जो आउटकम निकल कर आया उस सिटी के नाम पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये इससे पहले जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी वो, इस क्वेश्चन का आंसर वियना कन्वेंशन है 1985 में जो ऑर्गेनाइज हुई थी। अब बात आती है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो लागू कब हुआ, तो ये आपका 2 साल बाद में, यानी 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हो गया। अब एक बात और निकल कर आती है कि इंडिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब ज्वाइन किया, तो इंडिया ने 2 डेट आती है, कि आपकी 1991 और दूसरी आती है 92, यानी थोड़ा लंबा प्रोसेस चल गया। तो यदि आपके क्वेश्चन में आ जाए दोनों में से एक डेट, तो दोनों में से कोई एक चूज़ करनी है हमें, ठीक है। दोनों साथ में नहीं आएगी, आएगी तो या तो 91 आएगी या 92 आएगी। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किसका आउटकम है, इंटरनेशनल कन्वेंशन वियना का है, 1985 में ऑर्गेनाइज हुई थी। वापस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बना है, और इसको लागू कब किया, कम इनटू फोर्स कब हुआ, 1989 में हुआ। और इंडिया ने ज्वाइन कब किया, 1991 में किया था या 92 में किया था, ठीक है। और ये ओजोन लेयर डिप्लेशन से संबंधित है। क्वेश्चन बनेगा तो इसी लेवल का बनेगा, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा है कि भारत में पहली बार जल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो ये आपका 1974 NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका 1974 में हुआ था, 39 का 2 हो जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ट्रैवलिंग फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड पोल, यानी यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करेंगे तो वनस्पति प्रकार का सही क्रम पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी वनस्पति का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वन आएंगे, ठीक है। मरुस्थलीय झाड़ियाँ नहीं आएगी, भूमध्य सागरीय झाड़ियाँ भी नहीं आएगी। उसके बाद में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बाद में टुंड्रा, बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता। टुंड्रा और टैगा आपके पोलर रीजन में होती है। उसी प्रकार से मरुस्थलीय झाड़ियाँ और टुंड्रा आएगा, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट
डेजर्ट स्कर्प्स एंड टुंड्रा। ठीक है, तो 40 का करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज नोन एज द लैंड ऑफ बिग गेम्स। अब जो मिडाइवल इंडिया, सॉरी मिडाइवल टाइम था, वहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिकली अफ्रीका की बात है। ठीक है, सॉरी इंडिया निकल गया। ठीक है, तो अब ये लैंड ऑफ बिग गेम्स है, ये आपके सवाना से संबंधित है। और जिस समय औपनिवेशिक शासन था, जैसे इंडिया में था वैसे के वैसे दूसरी कंट्री में, दूसरे कॉन्टिनेंट में भी था। तो अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स या जो दूसरे जो फ्रेंच थे या जो भी टेरिटरी थी वहाँ पे ऑक्यूपाई की हुई थी, तो वहाँ पे वो क्या करते थे, हंटिंग के लिए जाते थे और वहाँ पे एक गेम की तरह उसको ट्रीट करते थे कि जितना बड़ा या जितनी ज़्यादा संख्या में हंटिंग करेंगे उसको हम विनर करेंगे या इस टाइप। तो वहाँ पे ये एक खेल की परंपरा के रूप में विकसित हुआ था। तो इसीलिए सवाना का जो एरिया है, जो सवाना प्रदेश है, उसको हम द लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी या सविंदर सिंह का है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी आपके ग्रास लैंड दे रखे हैं और उनके रीजन दे रखे हैं। तो प्रेरीज कनाडा यूएसए में, पंपास अर्जेंटीना में, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में, लानोज आपका न्यूजीलैंड में नहीं है, लानोज आपका ब्राज़ील में है, न्यूजीलैंड में आपका कैंटरबरी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ ए बायोलॉजिकल स्पेसीज दैट कैन बी सस्टेन्ड इन दैट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इज नॉन एज, यानी किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र में निवासियों की पोषित हो सकने वाली अधिकतम संभाव्य संख्या क्या कहलाती है। तो ये आपकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आ जाती है, फर्टिलिटी आपकी जनन क्षमता होती है, टॉलरेंस किसी चीज़ को सहन करना होता है। ठीक है, और बायोलॉजिकल पोटेंशियल ये किसी पर्टिकुलर जीव की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उनके निवासियों का जो पोषित हो सकने की अधिकतम संभाव्यता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है। तो ये आपकी वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो 43 में आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका 44। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग क्लाइमेटिक फैक्टर विच वन हैज़ द लीस्ट इफेक्ट अपॉन टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम, यानी जो जलवायु कारक है, जलवायु कारक की बात कर रहा है कि जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें सबसे कम प्रभाव किसका पड़ता है। तो तापमान परिवर्तन, अब यहाँ पे इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई रहता है, मिडिल लैटिट्यूड में मॉडरेट रहता है, और जो पोलर रीजन है वहाँ पे बिल्कुल ही माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो इस वजह से जलवायु, ये जो जलवायु कारक है, क्लाइमेटिक फैक्टर है, ये पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभाव कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम लेवल पे कर रहा है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, मिडिल लैटिट्यूड में थोड़ी कम है, और पोलर रीजन में तो बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे फ्रोजन कंडीशन रहती है। अब सूर्य प्रकाश की स्थिति, अब सूर्य प्रकाश जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है, जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। ये मतलब दोनों ऑप्शन एक दूसरे के सिमिलर है। नेक्स्ट आपका विंड, और जो फोर्थ वन है वो आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी जल की उपलब्धता। तो जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल जो विश्वोत्तरीय के क्षेत्र है, इक्वेटोरियल बेल्ट है, वहाँ पे रेनफॉल होता रहता है और वाटर अवेलेबिलिटी एकदम सिस्टमेटिक वे में होती है, यानी सस्टेनेबली होती है। लेकिन जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी होती है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी बायोडाइवर्सिटी नहीं होती है, यानी जो टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम होता है वो वहाँ पे कहने का मतलब बिल्कुल भी डेवलप नहीं करता है। तो इस वजह से ये मैक्सिमम अफेक्टिविटी रहती है। लेकिन विंड्स की कोई ऐसी पर्टिकुलर कोज नहीं है कि ये किसी क्लाइमेटिक फैक्टर को या टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है उसको प्रभावित कर दे। तो 44 में आपका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर क्वेश्चन। द मिलानकोविच साइकिल प्ले की रोल इन क्लाइमेट चेंज, साइकिल ऑफ इरोजन, ओजोन डिप्लेशन और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो 45 का आपका करेक्ट आंसर है वो क्लाइमेटिक चेंज हो जाएगा। अब एक्चुअली में मिलानकोविच चक्कर क्या होता है, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है, अब सन के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण करती है। ठीक है, रिवोल्यूशन करती है। तो अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन करती है, तो इससे क्या होता है कि इससे क्लाइमेटिक इम्पैक्ट होता है। कभी जैसे एपीजी और पेरिजी बनता है तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, कम रहता है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये एक सिस्टमेटिक वे में चलता रहता है और ये नियत रहता है कि टेम्परेचर कब कम होना है, कब ज़्यादा होना है, उत्तरी गोलार्ध में सीधी रेह कब पड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में कब पड़ेगी। तो ये चीज़ फिक्स रहती है। लेकिन मिलानकोविच चक्र में एक्चुअली में क्या होता है कि जो अर्थ की जो इंसोलेशन की जो प्रक्रिया है ना वो चेंज हो जाती है। एक तो फिक्स रहता है एक साल में कि जून जुलाई में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, दिसंबर में कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स रहता है पैटर्न। लेकिन मिलानकोविच साइकिल में क्या होता है कि जो इंसोलेशन का जो पैटर्न है वो थोड़ा ज़्यादा ही चेंज हो जाता है, या तो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है।
और ये किसकी वजह से होता है, जो अर्थ की नेचुरल ऑर्बिटल ऑस्किलेशन होती है ना, उसकी वजह से, कि ये कभी तो हो सकता है कि पास में आ जाए और कभी हो सकता है दूर चली जाए। ये लाखों वर्षों में कभी एक आध बार होती है ये चक्कर, ठीक है, मिलानकोविच चक्कर, ये कभी लाखों या करोड़ों वर्षों में एक बार होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जैसे हम पढ़ते हैं आइस एज के बारे में, पढ़ते हैं प्लाइस्टोसिन आइस एज के बारे में या उस टाइप में, तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना मिलानकोविच चक्कर का, आइस एज से संबंधित भी हो सकता है कि जिस समय टेम्परेचर कम रहता है उस समय पृथ्वी की जो मैक्सिमम पोर्शन है वो बर्फ़ की चादर में ढक जाता है। नेक्स्ट है आपका लियोपोल्ड मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ, यानी जो लियोपोल्ड मैट्रिक्स है आपका वो किससे संबंधित है, तो ये बेसिकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित है। तो लियोपोल्ड मैट्रिक्स का सिंपल सा फंडा है ये, और ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित है। अब हमारे एग्जाम में सिलेबस में टॉपिक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, लेकिन क्वेश्चन बेसिक नहीं बनाया कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, कौन करता है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, एक पद्धति है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, उसको दे दिया कि ये किससे संबंधित है, अर्बनाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, लाइफ साइकिल ऑफ साइक्लोन, ठीक है। तो ये आपके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर है ना, इस क्वेश्चन का आंसर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, अब यहाँ पे साइकिल ऑफ इरोजन, ओजोन डिप्लेशन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो ये तो बिल्कुल ही कट जाता है, यानी जो जो आपके जियोमॉर्फोलॉजी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। ओजोन की और जलीय चक्कर की तो फिर भी मान सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज, ठीक। अब जो 2021 का पेपर था ना, ये एक पैटर्न में था। जैसे फॉर एग्जांपल अब क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का आ गया, फिर यहाँ पे आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का आ गया, तो अर्बनाइजेशन बिल्कुल ही है नहीं, ग्लोबल वार्मिंग मान सकते हैं, लेकिन जो चक्रवात यहाँ पे बात नहीं हो रही है चक्रवात की, और अर्बनाइजेशन की भी बात नहीं हो रही है, तो ये क्वेश्चन 50% तो वैसे ही सॉल्व हो गया। अब ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ठीक है, या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये 50-50 वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो एग्ज़ाम में ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटोलॉजी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे अर्बन ज्योग्राफी या आपके लाइफ साइकिल ऑफ साइक्लोन यानी क्लाइमेटोलॉजी की बात कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन कट भी जाते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। अब हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की थी, एक होता है आपका इन सीटू और एक होता है आपका एक्स सीटू, ठीक है। अब इन सीटू में क्या है, इन सीटू में हमने पढ़ा था कि कोई भी चाहे जो प्लांट हो या एनिमल हो उसको उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्शन क्या दिया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है उसका। तो जैसे कौन कौन सी फॉर्म्स है, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। लेकिन जो बॉटनिकल गार्डन है ये एक एक्स सीटू, यानी उसको नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर ले जाके आर्टिफिशियल कंडीशन में उसका कंजर्वेशन करना। तो ये आपका बॉटनिकल गार्डन का कॉन्सेप्ट है जो एक्स सीटू है, यानी इन सीटू नहीं है। यहाँ पे पूछा नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि द मेन कोज फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन, यानी ओजोन परत के जो क्षरण हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका आपका मुख्य कारण आपका 48 में थर्ड नंबर हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन के जैसे अदर सब्सटेंस की बात करें तो आपका हॉलोन्स हो गया, और उसी प्रकार से जो मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 2-3 सब्सटेंसेस मेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CFC है, CO2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन इकोसिस्टम इज नॉट करेक्ट, यानी ये पूछ रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है, इट इज़ एन वेल स्ट्रक्चर्ड फंक्शनल यूनिट। तो बिल्कुल फंक्शनल जो यूनिट है, यानी इसमें ट्रॉपिकल लेवल होते हैं, एनर्जी का फ्लो होता है, जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है, और फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड, इस टाइप की जो एक स्ट्रक्चरल वे में ये चलता है, ठीक है। हमें देखने पे नहीं लगता है, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं माइक्रो लेवल पर तब हमें ये चीज़ें पता चलती है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, द एंटायर बायोस्फीयर एज एन इकोसिस्टम। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, यानी संपूर्ण जैवमंडल एक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है इट हैज़ एन स्पेशल कंपोनेंट, यानी उसका एक स्थानिक घटक होता है। स्थानिक घटक का मान लें जैसे फॉर एग्जांपल फूड चेन की बात करें या फूड वेब की बात करें या आपके ट्रॉपिक लेवल की बात करें या आपके लैंड या वाटर की बात करें, तो हर एक जो लोकेशन होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, या कोई जैसे फॉर एग्जांपल एक फूड चेन है या एक ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं उसकी नेचर, और जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा, तो उन दोनों में
डिफरेंस होता है, और उनकी डिफरेंस का मेन कारण क्या है, उनका स्थान। जैसे ऑटोट्रॉप होते हैं वो फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड बनाते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो फूड क्या करते हैं, या तो प्राइमरी से लेते हैं या आपके ऑटोट्रॉप से लेते हैं, ठीक है। तो उनका एक स्पेशल कंपोनेंट होता है, यानी स्थानिक घटक होता है, और उस स्थानिक घटक का जैसा एनवायरनमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेंगे, और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ साइकिल को बिताएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट हो गया, और ये क्लोज नहीं है, ओपन सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, 49 का करेक्ट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द केमिकल कंपोनेंट अंदर अदर देन वाटर इन एन एसिडिक रेन। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें, कि पहला तो आपको यहाँ पे पूछा है कि अम्ल वर्षा में जल के अतिरिक्त रासायनिक यौगिक कौन से होते हैं। अभी इस क्वेश्चन को वैसे तो यदि पता नहीं है, ठीक है, यदि हम डीप स्टडी नहीं करते हैं तो हमें नहीं पता चलता है कि जो एसिडिक रेन है वो उसका मेन कारण क्या है। जनरली पता होता है कि नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसकी वजह से एसिडिक रेन होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मतलब घुमा फिरा के दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी है। कभी कभी हमारा एग्जाम में दिमाग थोड़ा एडवांस हो जाता है, यानी जो होता है ना, मतलब जो थोड़ा मतलब कमांड में नहीं रहता है, हम सोचते हैं कि ये करेक्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तीनों चीज़ें दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अदर देन वाटर, यानी जहाँ पे हाइड्रो है हटा दो, हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रो, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका सेकंड निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक मतलब हो सकता है कि एग्जाम में सिली मिस्टेक्स का यही कारण होता है कि हम थोड़ा एडवांस सोच लेते हैं कि यहाँ पे नाइट्रिक भी है, सल्फ्यूरिक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो तीनों दे रखे हैं तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं, तो ये नहीं होगा। इसका 50th का करेक्ट आंसर आपका नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 20 थे। यहाँ पे नीचे ये आपके कार्टोग्राफी का जाएंगे, कल्चरल मैप वगैरह, और ये डिस्टेंस वगैरह, ये हम कार्टोग्राफी की करेंगे, डिस्कस तब करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एनवायरमेंटल जियोग्राफी का जो PYQs थे उनके नेचर समझा आपने, ठीक। अब हम 2016 और 2021 की जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि सबसे पहले तो रिपीटेशन देख लेते हैं। अब रिपीटेशन में जो पहला पॉइंट है कंपोनेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, पहली चीज़ क्लियर है। अब फिजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब यहाँ पे बात करें तो एनिमल से क्वेश्चन 2016 में पूछा है, लेकिन प्लांट से क्वेश्चन वापस न तो 2016 में पूछा है न 2021 में पूछा है। तो सबसे पहले जो नोटिस करने वाली बात है आपकी यही है कि जो इम्पोर्टेंट, यानी जो 18 मई को आपका एग्ज़ाम है उसमें कौन सा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा आपका टाइप्स फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अब देखिए 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ग्रासलैंड से क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन 2022 में 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पे भी ग्रासलैंड से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये रिपीटेशन में है और इम्पोर्टेंट है। जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल दो टाइप के ग्रासलैंड हमने पढ़े थे, तो ये क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, ठीक है। प्रेरीज हो गया, स्टेपीज हो गया आपके, ठीक है। उसी प्रकार से पंपास हो गया, सेल्वास हो गया, ठीक है, वेल्ट्स हो गया, डाउन्स हो गया, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ग्रासलैंड को तो पढ़ना है ही। अब फॉरेस्ट की बात करें तो 2021 में पूछा है, लेकिन 2016 में क्वेश्चन नहीं बना है, तो फॉरेस्ट का भी इंपॉर्टेंट है, ये एवरग्रीन टॉपिक है, ये भी एवरग्रीन है। अब बात करें मराइन डेजर्ट और माउंटेन इकोसिस्टम की, तो माउंटेन का बेसिकली ऐसा कोई क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें यदि फोकस करें तो आपके यहाँ से मराइन और डेजर्ट जो इकोसिस्टम है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा श्योर, ठीक है। एक तो आपका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, दूसरा आपका मराइन एंड डेजर्ट वाला, और तीसरा आपका ग्रासलैंड वाला, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका बायोडाइवर्सिटी डिप्लेशन एंड कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है। आपका कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी डिप्लेशन एंड कंजर्वेशन, ये टॉपिक तो पढ़ के ही जाने हैं डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से एक आधा क्वेश्चन पुटअप हो ही जाता है, ठीक है। तो 2016 में एक भी क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन 2021 में आपके क्वेश्चन बने थे इसके। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन, एवरग्रीन टॉपिक है, जैसे कंपोनेंट वाला, बायोडाइवर्सिटी वाला और क्लाइमेट चेंज वाला, ये तीन टॉपिक तो डिटेल में पढ़ के जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एनवायरमेंटल हैजार्डस से 2016 में क्वेश्चन बना था, लेकिन 2021 में नहीं बना है। टाइप, इफेक्ट और मैनेजमेंट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2016 में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2021 में क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ये भी थोड़ा माइंड में रखना है कि एनवायरमेंटल हैजार्डस का जो क्लासिफिकेशन है, एक तो वो देख लेना है क्लासिफिकेशन, और एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में इस बार तो जो मिलानकोविच जो साइकिल थी, चक्कर था, उसका पूछ लिया, ठीक है। लेकिन सॉरी, जो लियोपोल्ड मैट्रिक्स है वो क्वेश्चन था आपके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित, ठीक है।
मेलोन का भी साइकिल है ये आपका क्लाइमेट चेंज से था, ठीक है। तो लेओपोल्ड्स मैट्रिक है ये आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित है, सॉरी। तो अब ये हो सकता है कि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ये जो ग्लोबल लेवल पर कौन करता है और इसकी कौन सी रिपोर्ट आई है, अभी मेरे हिसाब से इसकी 4th या 5th रिपोर्ट है, अभी रिलीज़ हुई होगी, ठीक है। तो ये पहले हर 7 साल में आती थी, लेकिन अभी ये हर 5 साल में आती है, ठीक है। या पहले हर 5 साल में आती थी, या अभी हर जो 7th ईयर है वहाँ पे रिपीट होती है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे इस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म कर सकता हूँ कि ये हर 5 साल या 7 साल बाद में आती है, ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो यदि पॉसिबल हुआ तो मैं आपको इस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक जो टेलीग्राम ग्रुप है, यदि टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च करोगे @मैप्स एंड डायग्राम्स इन GEO, ठीक है। तो ये सिंपली आपको सर्च करना है और वहाँ पे आपको पॉसिबल होगा तो जो भी रिपोर्ट्स होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट से संबंधित है, ट्रेड से संबंधित है और आपका नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित है, तो वो रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनाए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट 3-4 रिपोर्ट्स हैं उनको भी हम यूट्यूब पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उन रिपोर्ट्स की PDF भी आपको हाईलाइट करके कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ से हम उस चीज़ को टेलीग्राम ग्रुप पे डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही है। अब देखिए इस सिलेबस को एक बार वापस देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यूनिवर्सल टॉपिक है। दूसरा आपका बायोडाइवर्सिटी वाला और तीसरा क्लाइमेट चेंज वाला। ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है। अब आपको देखना क्या है, एक तो प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का देखना है, ठीक है। एक आपका मराइन और डेजर्ट का देखना है, इकोसिस्टम का। और एक आपका यहाँ पे जो एनवायरमेंटल हैजार्ड्स का क्लासिफिकेशन देखना है और दूसरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का देखना है, ठीक है। तो ये टॉपिक है। और यदि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को ढंग से डिटेल से यदि पढ़ने की कोशिश करें तो हम बेसिकली 2 दिन में कवर कर सकते हैं, डेली के यदि 3-3 या 4-4 घंटे दें तो। अब हम यदि सोर्स की बात कर लें तो पहला आपका सविंदर सिंह है, पहला इंपॉर्टेंट सोर्स आपका सविंदर सिंह है। दूसरा आपका NCERT है, ठीक है। NCERT 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के लास्ट के 2 चैप्टर है, ठीक है। वो बायोडाइवर्सिटी के और कंजर्वेशन से संबंधित है, वहाँ पे पॉल्यूशन से संबंधित, एसिडिक रेन से संबंधित ये सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। कॉज, इफेक्ट, सिग्निफिकेंस और वे फॉरवर्ड सारी चीज़ें। और इसी प्रकार से जो ये ना आपके प्लांट्स और एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन वाला और वापस आपके इकोसिस्टम का, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, मराइन, डेजर्ट, माउंटेन का, इसके लिए आप GC लियोंग की जो पुस्तक है वो भी पढ़ सकते हैं यदि आपके पास में है तो। नहीं तो आपको सविंदर सिंह वाली पढ़नी है। GC लियोंग में क्या है, थोड़े डायग्राम दे रखे हैं, थोड़े मैप और अच्छे से डिटेल से दे रखे हैं और जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी अच्छे से दे रखी है। यदि वहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी, 1 या 2 क्वेश्चन बनने की फुल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यदि वो आपके पास में है तो वहाँ से कर लेना, और नहीं तो यदि पॉसिबल होगा तो टेलीग्राम पे इन जो 4-5 इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है इनकी PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू।